हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 13 ध्वनि। और इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि ध्वनि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यानी कि कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे ध्वनि के संचरण के बारे में, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो किस प्रकार से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। पहला प्रश्न था हमारा, कंपन किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंपन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे सितार और एक तारा आदि में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो बच्चों, हमें पता है कि जो वाद्य यंत्र होते हैं इनके तार को जब हम कर्षित करते हैं तो क्या होता है, इनमें कंपन उत्पन्न होता है और इस कंपन के कारण ही क्या होता है, ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो बच्चों, ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है बच्चों, ध्वनि का संचरण, यानी कि किस तरह से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो बच्चों, ध्वनि को जो है संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई ना कोई माध्यम ध्वनि को चाहिए जिससे क्या कर सके, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। अब ये जो माध्यम है ये वायु भी हो सकती है, द्रव भी हो सकते हैं या फिर कोई ठोस भी हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु में ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें कि हम एक धातु अथवा कांच का गिलास लेंगे। अब ये जो ग्लास है वो पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर रखेंगे एक सेल फोन, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन जो है वो इस ग्लास के अंदर हम रख देंगे। अब बच्चों, यदि हमारा ग्लास सूखा नहीं होगा तो क्या होगा, जो मोबाइल फ़ोन है उसमें पानी जा सकता है। इसलिए हमें पहले ये सुनिश्चित करना है कि हमारा जो ग्लास है वो पूरी तरह से सूखा है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम अपने एक दोस्त से क्या कहेंगे कि हमारे इस फ़ोन पर जो है वो अपने किसी दूसरे फ़ोन से इस पर घंटी करे, यानी कि क्या होगा, उस पर जैसे ही वो कॉल करेगा उसे बजाएगा तो हमें जो है हमारे मोबाइल फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। अब ये जो आवाज़ है ये हमें स्पष्ट सुनाई देगी। अब क्या करना है बच्चों, हमें जो हमारा ग्लास है उसे हम उठाएंगे और अपने हाथों से जो है इस तरह से कसकर पकड़ लेंगे। यानी कि देखिए हम किस स्थिति में रखेंगे, इस तरह से हमें रखना है। जो ग्लास है उसको हमने क्या किया है, अपने हाथों से जो है वो कसकर पकड़ लिया है। और क्या कर रहे हैं, हम उस ग्लास को अपने मुंह से सटाकर रख रहे हैं, यानी कि ये जो मुंह है उसको हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखेंगे। जो ग्लास ऊपर से खुला है वहाँ पर हम अपना मुंह अच्छे से सटा देंगे। हमें क्या ध्यान रखना है कि वायु जो है वो उसमें अंदर नहीं आ सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, जब हम अपने प्रेक्षण नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहली स्थिति थी उसमें क्या हो रहा था, हमें फ़ोन की घंटी जो थी वो अधिक प्रबलता से सुनाई देती है। जबकि दूसरी स्थिति में हमने क्या किया था, ग्लास को जो है पूरा अपने मुंह से सटाकर रख लिया था। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो घंटी की आवाज़ है, प्रबलता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बच्चों, ये हमें सुनाई तो दे रही है लेकिन बिल्कुल कम सुनाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे ही हमने ग्लास को अपने मुंह पर सटा दिया तो हमने क्या किया, उसमें वायु जो है उसको कम कर दिया था। यानी कि हम निर्वात बनाना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरह से हम निर्वात तो नहीं बना सकते, इसलिए हमें ध्वनि सुनाई तो देगी लेकिन बहुत ही कम। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ही हमने ग्लास को अपने मुंह से सटा लिया तो क्या हुआ, उसे माध्यम नहीं मिला, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाई आवाज़ और हमें जो है उसकी प्रबलता कम सुनाई दी। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि ध्वनि जो है उसको संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। बिना माध्यम के जो है ध्वनि गति नहीं कर सकती। अब ये जो माध्यम है वो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है उसे निर्वात को पैदा करने की कोशिश की। यानी कि हमने क्या किया, वो जो ग्लास था उसे जैसे ही मुंह से सटाया तो उसके अंदर वायु जो है उसकी मात्रा कम हो गई। तो बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि जो ध्वनि है वो निर्वात में गति नहीं कर पाएगी। यदि हमने पूरी तरह से उस ग्लास में निर्वात पैदा कर दिया तो हमें जो है घंटी की कोई भी आवाज़ सुनाई
नहीं देगी। तो हम क्या कहेंगे कि ध्वनि माध्यम में तो गति करेगी, लेकिन जब हमने निर्वात कर दिया है तो हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो बच्चों, ये हो गया ध्वनि का वायु में संचरण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है द्रव में ध्वनि का संचरण, यानी कि द्रवों में जो है ध्वनि किस प्रकार से संचरित होती है। बच्चों, इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है हमें, हमने एक बाल्टी ली और उसमें क्या कर लिया, स्वच्छ जल भर लिया। इस बाल्टी के अंदर हमने क्या किया है, पूरा पानी भर लिया है। अब क्या करेंगे हम कि एक हाथ में हमने क्या की, एक छोटी सी घंटी ली है और घंटी से क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ध्वनि को जो है उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को हम जल में हिलाएंगे। अंदर हमने क्या किया है, इस तरह से जो है उसको, घंटी को हमने अपने हाथ को डुबाकर टब के या बाल्टी के अंदर, और उस घंटी को जो है हम बजाएंगे। तो क्या होगा, उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। अब हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों कि जो घंटी है उसे बिल्कुल बाल्टी जो है उसकी दीवार से नहीं टच कराना है, यानी कि एकदम नीचे ले जाकर हमें उस घंटी को नहीं बजाना है। इसके तल से हमें थोड़ा ऊपर रखना है घंटी को। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो है अपना कान उस जल की सतह पर लगाएंगे, यानी कि उस बाल्टी की बिल्कुल ऊपरी सतह पर हम अपना कान लगाएंगे। और इसमें हमें थोड़ी सावधानी रखनी है, क्या नहीं हो कि जो कान में है हमारे पानी ना चला जाए। हमें ध्यान रखना है बच्चों, जैसे हमने कान को पानी की सतह पर लगाया तो ज़्यादा अंदर हमें नहीं करना है, वरना क्या होगा, ये जो पानी है वो हमारे कान में भी जा सकता है। तो थोड़ी सावधानी के साथ में हमें इस क्रियाकलाप को करना है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने कान उस पानी की सतह पर लगाया तो हम घंटी को जो है वापस से पानी के अंदर बजाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में भी हमें जो घंटी की आवाज़ है वो पूरी तरह से स्पष्ट सुनाई देगी। यानी कि पानी में जब हम उस आवाज़ को, घंटी को बजा रहे हैं तो भी वो बाहर हमें सुनाई दे रही है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। हमें आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है, यानी कि इस द्रव में से भी संचरित होकर ध्वनि कहाँ तक पहुँच गई है, हमारे कानों तक पहुँच गई है। यानी कि द्रव के अंदर भी ध्वनि संचरित हो रही है। चलिए बच्चों, ये तो हो गई वायु में और द्रव में ध्वनि के संचरण की बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में ठोस में ध्वनि का संचरण। क्या ठोस में भी ध्वनि संचरित हो पाती है? चलिए इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों हमें कि हमने क्या किया है, इस तरह से एक स्केल ली है 1 मीटर धातु की, या फिर स्केल ले सकते हैं या हम जो है धातु की छड़ भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके एक सिरे को हम अपने कान से सटाकर रखेंगे और दूसरा जो सिरा है उसे हम क्या करेंगे, अपने एक मित्र के हाथ में देंगे। उसे कहेंगे इसके दूसरे सिरे को पकड़ने के लिए। अब वो क्या करेगा कि वहाँ पर जो दूसरा सिरा है उसे खुरचेगा या फिर उस पर जो है कोई आवाज़ करेगा। तो क्या करना है, हमें खरोचने के लिए या खटखटाने के लिए अपने मित्र से कहना है। और जैसे ही हम उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आवाज़ जो है हमें, खुरच तो यहाँ रहा है लेकिन आवाज़ जो है हमें सुनाई देगी। बच्चों, आपने देखा होगा इस तरह से खिलौना टेलीफोन, बच्चे इससे खेलते हैं। खेलने के लिए एक टेलीफोन जैसा उपकरण बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दो इसमें जो है पेपर के ग्लास लेते हैं और उनको क्या करते हैं, एक डोरी की सहायता से डोरी के दोनों सिरों पर उन ग्लास को बांध देते हैं। एक बच्चा क्या करता है, इसमें से बोलता है और दूसरा बच्चा जो है थोड़ी दूरी पर उस आवाज़ को सुन पाता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, जो ध्वनि है वो इस तार से होती हुई या डोरी से होती हुई दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। यानी कि ये जो डोरी या तार है या फिर हमने जो स्केल लिया था उसमें भी क्या हो रहा है, ध्वनि संचरित हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ध्वनि जो है वो ठोस में भी संचरण कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है या फिर जो धातु है उसके अंदर भी ध्वनि संचरित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है वो वायु में, द्रव में और ठोस में, तीनों माध्यम में गति कर सकती है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम कि कंपायमान वस्तुएं जो भी है वो क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। और यह जो ध्वनि है किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। और ये माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ध्वनि का संचरण हो सकता है। चलिए बच्चों, ये तो हो गई ध्वनि के संचरण की बात। अब मानव कर्ण जो है वो ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मानव
कर्ण। हमें पता है बच्चों, जो हमारा कान होता है उसकी बाह्य आकृति इस तरह से जो है कीप के समान होती है, और ये जो कीपाकार आकृति है ये आगे एक नलिका में खुलती है, और इस नलिका के आगे सिरे पर क्या होती है, एक पतली तनी हुई झिल्ली होती है। उसे कहते हैं बच्चों हम कर्ण पटह। सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं कान का पर्दा। अब जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो वो हमें किस प्रकार से सुनाई देती है। ये जो कर्ण पटह है वो क्या है, हमारी रबड़ की शीट के समान है, और क्या होगा, ध्वनि के कंपन जो होंगे वो इस कर्ण पटह को कंपित कर देंगे, और क्या होगा, वो जो कंपन है कहाँ चले जाएंगे, हमारे अंतर कर्ण तक। यानी कि जैसे ही कंपन जो है इस कर्ण पटह तक पहुँचे तो इसके आगे कंपन जो है हमारे अंतः कर्ण तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ से ये जो कंपन है ये हमारे मस्तिष्क तक पहुँच जाते हैं। किसके रूप में, संकेतों के रूप में। अब ये संकेत जब हमारे मस्तिष्क तक पहुँचते हैं तो मस्तिष्क क्या करता है, इन संकेतों को जो है आवाज में, ध्वनि में परिवर्तित कर देता है, और ये जो ध्वनि है हमें सुनाई देती है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो कान है उससे होते हुए ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मानव कर्ण की संरचना को समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा ये भाग पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हमने इस वीडियो में जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अब बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्या ध्वनि निर्मात में संचरित हो सकती है, यानी कि निर्वात में भी क्या ध्वनि का संचरण हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, हमारे कान में उपस्थित ताने झिल्ली को क्या कहते हैं। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।